ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कितने पैसे चाहिए कंपनी को, क्या से क्या डेट है आईपीओ की, और साथ ही साथ हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स भी जानेंगे। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड का। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अगर हम लोग आईपीओ की डेट्स देखेंगे तो 19 तारीख से 23 तारीख तक ये आईपीओ चलेगा। 24 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी। 26 तारीख के दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे जिस जिसको अलॉटमेंट मिला है। जिस जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है 26 तारीख के दिन ही वो लोग के अकाउंट में रिफंड का भी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और 27 तारीख के दिन फ्राइडे को ये स्टॉक जो भी है ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स देखेंगे तो फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 रुपये की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 410 से 432 पर है। अगर अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस पे हम लोग को सिलेक्ट करना है, या तो फिर 432 का ही हम लोग जो भी एप्लीकेशन हम लोग मैन्युअली एंटर करेंगे। ठीक है, लॉट साइज़ की अगर बात करेंगे तो 34 शेयर्स का एक लॉट साइज़ बना है। और अगर इशू साइज़ की बात करेंगे यानी कि पैसे कितने चाहिए कंपनी को, तो लगभग 840 करोड़ रुपए कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है हम लोग से, एज इन मार्केट से, जिसमें से 400 करोड़ रुपया फ्रेश इशू है यानी कि वो कंपनी के पास जाएगा। और 440 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो जाएगा प्रमोटर्स की जेब में। तो ये लगभग 49-51 का रेशियो चल रहा है, 49-51 के आसपास का रेशियो चल रहा है कि 49% जाएगा कंपनी में। ठीक है, और जो 51% पैसा है वो जाएगा प्रमोटर के पास। ठीक है, प्रमोटर जो पुराने जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रहेंगे वो लोग अपना जो भी शेयर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट डेफिनेटली हम लोग बिजनेस भी समझेंगे, उसके बाद हम लोग अपना डिसीजन बनाने का सोच सकते हैं। ठीक है, अभी क्यूआईबी को मिला है 50% का कोटा, रिटेल वाले को मिला है 35% का, एचएनआई के पास 15% का कोटा है। रिटेल में आप मिनिमम एक लॉट ले सकते हो जिसमें आपको कॉस्ट पड़ेगा 14,700 रुपये के आसपास। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर चली जाएगी आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बाय द वे, एचएनआई कैटेगरी के लिए, रिटेल कैटेगरी के लिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, और कोई भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया उसके अगले ही मिनट आप वो शेयर बेच सकते हो। ठीक है, तो कुछ लॉक इन वाला पंगा भी नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के पहले 84% की है। पोस्ट आईपीओ का इधर डिटेल्स नहीं दिया गया है, बट मेरे हिसाब से ये 65 के आसपास प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ऑब्वियसली यहाँ पर एम्प्लॉय लोग के लिए भी दिया गया है कि एम्प्लॉय लोग किस हिसाब से ये लोग का एप्लीकेशन भर सकते हैं, वो आप जाके पढ़ लेना, मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर समझते हैं और कंपनी ने कब स्टार्ट किया वो सब कुछ भी हम लोग समझेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फरवरी 2008 से ये कंपनी शुरू हुई है, तो लगभग 16-17 साल पुरानी ये कंपनी है। इसका काम क्या है, ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फोकस्ड ऑन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग लैटिस स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये लाइटिंग वो सब के उस पे है कि मतलब जितने भी लाइटिंग वाले जो सेगमेंट होते हैं, इंस्टॉलेशन वो सब होता है, ये सब उसमें काम करते हैं। अभी कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है, इंजीनियरिंग करती है, प्रोक्योरमेंट करती है, कंस्ट्रक्शंस करती है, ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ठीक है, ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस। सर्विसेज इन सिविल कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग डिजाइन इन रिलेशन टू ब्रिजेस, टनल, एलिवेटेड रोड्स एंड कूलिंग टावर्स। ठीक है, तो ये सब जगह मतलब ब्रिज में हो गया, टनल्स में हो गया, रोड्स वो सब होते हैं, जो हाईवे वो सब वाले रोड्स होते हैं, उधर भी ये लोग का लाइटिंग का जो भी जो खंभे वो सब रहता है, लाइटिंग के खंभे जो भी लाइट को सर्विसिंग प्रोवाइड करना वो सब ये लोग करते हैं। ठीक है, एक्ट एज अ मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स इन द पोल्स एंड लाइटिंग सेगमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, फिर साथ ही साथ ये लोग करते हैं, कंपनी प्रोवाइड्स रेलवे सर्विसेज इंक्लूडिंग ओवरहेड सर्टिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, अर्थवर्क्स एंड ट्रैक लिंकिंग। ठीक है, तो अभी इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, इसके लिए लोग ने अलग से भी दिया है। क्योंकि रेलवे में क्या होता है, पटरी रहती है। ठीक है, अभी पटरी में अभी जैसे अगर मान लो ये एक सीधी पटरी, इधर से अगर दूसरी पटरी में टर्न लेना है तो इधर से ये जो एक वो एंगल होता है, अगर आपने ट्रेन वाले कोई भी वीडियोस देखे होंगे या अगर आपको पता होगा कि पटरियों में जो टर्न होती है, ट्रेन कैसे टर्न टर्न लेती है, तो उसके अंदर बीच में ना एक और एक छोटी सी पटरी रहती है जो यूजुअली टर्न हो सकती है, लेफ्ट या राइट जिस भी डायरेक्शन में उसको टर्न होना हो। तो वो सब का भी जो सिग्नल देना होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि जो क्या कहते हैं
अगर आप ट्रेन के ऊपर जो एक देखोगे तार रहती है, इलेक्ट्रिकल तार रहती है, तो वो सब भी ये लोग करके देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन यानी कि जो भी वो लोग का रेडियो सर्विसेज सब रहता है वो सब भी ये लोग करके देते हैं। ट्रैक लिंकिंग यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया ऑलरेडी कि जो भी ट्रैक्स को लोगों को लिंक कैसा करना होता है, वो सब भी ये लोग करके देते हैं। तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा क्या कहते हैं, एक अच्छा बिजनेस मॉडल में है, मतलब बिजनेस मॉडल में भी एक अच्छा, वो लोग के पास एक अच्छा क्लाइंट है, समझ सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिंस इट्स इंसेप्शन यानी कि कंपनी जब से शुरुआत हुई है तब से कंपनी ने 200 पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स किए हैं। द कंपनी हैज़ प्रेजेंस इन 58 कंट्रीज, तो 58 कंट्रीज में लोग की प्रेजेंस है, जैसे कि बांग्लादेश, केनिया, तंजानिया, नाइजीरिया, माली, कैमरून, पोलैंड, वो सब जगह ये लोग का अच्छा खासा ये लोग का प्रेजेंस है। डेफिनेटली कुछ कुछ कंट्रीज में से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा छोटी कंट्रीज भी है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली ये लोग का जो रेवेन्यू है वो लोग का क्या कहते हैं, जो इंडिया का रुपी और जो अप्रिसिएशन हम लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिप्रिशिएटिंग है। अगर जैसे मान लो यूएस यूके में होता तो वो लोग की करेंसी इंडिया की करेंसी से ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर के अगर प्रोजेक्ट्स करते तो कंपनी को और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था, ठीक है। बट बुरी बात नहीं है ऑब्वियसली, अगर हम लोग का ग्लोबल प्रेजेंस भी और अलग अलग देशों के अलग अलग रीजन में मतलब है, जैसे बांग्लादेश एशिया में आ गई, केनिया वो सब है अफ्रीकन रीजन में आ गई, तो ये सब पोलैंड वो सब यूरोप में आ गया, तो अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है ये लोग प्रेजेंट। तो अगर कोई एक कॉन्टिनेंट में कुछ तकलीफ भी आ जाती है तो भी दूसरे कॉन्टिनेंट से ये लोग को बिजनेस मिलता रहेगा, तो वो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एज ऑफ जून 30 2024 द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड 34,654 CKM of transmission lines and 30,000 CKM lines CKM of distribution lines both domestically and internationally, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एज ऑफ दिसंबर 2024 द कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। द वन इज सिचुएटेड इन वडोदरा गुजरात, एक देवली महाराष्ट्र में है, तीसरा और चौथा सिलवासा दादरा नगर हवेली में है, ठीक है। जून 2024 तक कंपनी ने 1.3 मिलियन मेट्रिक टन टावर के लोग ने वो क्या कहते हैं कंडक्टर्स और पोल्स सब ये करा है, लगाए हैं, और कंपनी के पास 114 एम्प्लॉयज़ है जो डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग टीम में है, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है, इतना ज़्यादा भी कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव नहीं है और ज़्यादा ही ऐसा भी नहीं कि कुछ एकदम बेकार सा या कुछ नेगेटिव पॉइंट है फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड बुक ऑर्डर बुक। अभी डेफिनेटली जब भी ये मतलब कैसा है कि अभी इसमें से कोई ये B2C बिजनेस नहीं है, ठीक है, B2C नहीं है, ये है B2B बिजनेस, ठीक है। B2B हम लोग इसको कह सकते हैं, फिर उसके बाद B2G हम लोग कह सकते हैं। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस है। डेफिनेटली कोई कंपनी का अगर वो लोग के इधर भी वो लोग को लाइटिंग वाइटिंग लगाना होगा, कुछ ट्रांसमिशन लाइन करना रहेगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, तो वो लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। B2G यानी कि गवर्नमेंट कांटेक्ट कर सकती है। B2C क्या होता है कि जिसके अंदर कस्टमर डायरेक्टली आपके साथ खरीदता माल बेचता है, जैसे मैं या आप, हम लोग थोड़ी ना लोग के पास जाएंगे कि मुझे 2,000 किलोमीटर की लाइटिंग वाइटिंग लगा के चाहिए, करेक्ट, तो वो रिटेलर का काम नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन 4 लोकेशन जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा था। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड एस्टेब्लिश प्रेजेंस इन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर थ्रू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन स्किल्स। तो ये तो डेफिनेटली दिख रहा है कि ये लोग ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे, इतने ज़्यादा कंपनी में प्रेजेंस है ये लोग का, तो ये फिलहाल तो ऑर्डर बुक्स इसके अंदर अच्छी रहेगी। बस इसके अंदर पंगा ये रहता है कि जब भी आप B2B बिजनेस में होते हो ना, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से दिक्कत में आ जाता है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन हम लोग को थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है, यूजुअली 5 से 10% के बीच के अंदर ही रहता है। बट हम लोग डेफिनेटली अभी वो देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैसा क्या है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फुल ईयर और सिर्फ एक ही क्वार्टर दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे गलत लगता है। अभी तो ये साल भी खत्म होने आ गया है, तो आइडियली तीसरा क्वार्टर खत्म हो गया, बट ये लोग को दूसरा एटलीस्ट दूसरा क्वार्टर का तो डिटेल्स देना चाहिए था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम लोग उसको इंटू 4 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 2800 करोड़ के आसपास के एसेट्स थे, वो बढ़कर लगभग 3500 करोड़ के एसेट्स हो गए, तो अच्छा खासा 25% का ग्रोथ दिखा है उधर। फिर वापस 4600 करोड़ के एसेट्स हो गए, लगभग इसके अंदर भी 30% का ग्रोथ दिखा है। फिर उसके बाद 4800 करोड़ के एसेट एक ही मतलब 200 करोड़ के एसेट्स वो लोग ने एक ही क्वार्टर में जोड़ दिए, जो कि अगेन एक अच्छा सा नंबर है। अगर इस हिसाब से करते रहेंगे तो लगभग 5,500 करोड़ के एसेट्स ये लोग साल के एंड तक जोड़ देंगे, जो कि फिलहाल अच्छा लग रहा है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले 2022 में 2350 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ, 33% का जंप आया। फिर उसके बाद 4130 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, इसके अंदर भी आराम से 32-33% का जंप आया है। और अभी यहाँ पर एक क्वार्टर में लगभग 1000 करोड़ का 930 करोड़ के लोग ने सेल कर दिया है। अभी अगर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 4000 करोड़ से 4200 करोड़ की लोग की सेल हो सकती है,
ईयर एंड तक। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है 2024 से 2025 तक के बीच में। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पता ये लोग साल के एंड में ये लोग का ज़्यादा प्रॉफिट आता होगा या ज़्यादा रेवेन्यू आता होगा, एज इन जो सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2400 करोड़ की सेल पे 64 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट हुआ था, यानी कि लगभग 2.5% के आसपास का प्रॉफिट। 3200 करोड़ के इस पे ये लोग ने 107 करोड़ के आसपास आसपास का प्रॉफिट बुक किया, यानी कि 3.5% के आसपास का, ठीक है। 4100 करोड़ पे ये लोग ने 233 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा। यहाँ पर ये लोग ने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करे हैं ये लोग के, लगभग 5.5% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे 930 करोड़ पे 51 करोड़ के लोग ने प्रॉफिट बुक करे हैं, यानी कि मोटा मोटा साल एंड होने के आसपास तक ये लोग वही 225 से लेकर 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये लोग बना सकते हैं, जो कि अगेन 5.5% के आसपास मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यूजुअली B2B बिजनेस में यही एक पंगा होता है कि आपके जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं वो थोड़े से होते हैं। बट अच्छी बात यह है कि ये लोग प्रॉफिट हर हर बार लोग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, और ये बहुत ही सही स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि अगर मान लो आप पहले 10 रुपये का प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है, उसके बाद आप सीधा 20 रुपये कर दोगे, तो सामने वाला बंदा भी मतलब वो दिखने में आ जाता है कि डायरेक्टली 10% का गेन आ गया है। और अनटिल अनलेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, तो शायद से वो हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट निकल जाए। बट आप 10% से 11% कर लेते हो, फिर 12% करते हो, तो धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं ना, वो सामने वाले की नज़र में भी इतना नहीं आता, और आपके धीरे धीरे प्रॉफिट में भी आप बने रहते हो, ठीक है, आपका मार्जिन आप बढ़ा देते हो। तो वो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। अभी हम लोग बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। पहले 470 करोड़ की बोरोइंग्स थी, वो बढ़कर 604 करोड़ की बोरोइंग्स हो गई, फिर से बढ़कर 643 करोड़ की बोरिंग हो गई। तो बोरिंग यहाँ पर बढ़ रही थी, लेकिन एक क्वार्टर में लोग ने 40 करोड़ की बोरोइंग्स कम कर दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। जैसे जैसे लोग जितना बोरोइंग्स कम करेंगे, या मेरे हिसाब से ये लोग 350 400 करोड़ के नीचे लोग की बोरोइंग्स रहेगी ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक नंबर रहेगा। क्योंकि उधर लोग को इतना ज़्यादा टैक्स, मतलब सॉरी, जो इंटरेस्ट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन ये लोग जो बढ़ा रहे हैं, तो ये लोग के प्रॉफिट्स भी अच्छे रहेंगे, और ये लोग का जो अभी ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पिछले 3 साल के हिसाब से देखेंगे, तो ऑन एन एवरेज ये लोग 4,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये लोग का 10% का ये लोग का बोरविंग्स रह सकता है रेवेन्यू के ऊपर। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ROE 24% का है, ROCE 24.33% का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56 का है, जिससे कि हम, जैसा कि मैंने हमेशा पहले काफ़ी सारे वीडियो में बताया कि 0.8 के नीचे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा होता है। तो ये उसी क्राइटेरिया के अंदर मेट भी कर रहा है। पैट मार्जिन जो कि जैसा कि हम लोग ने कहा था 5.65% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.70 है, एकदम अंडर वैल्यूड भी नहीं कह सकता हूँ, बट ये फेयर वैल्यू है। मतलब ये एकदम हाई वैल्यू तो नहीं है, ये तो 101%। ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है, फेयर वैल्यूड अंडर वैल्यूड के आसपास में ये कहीं ना कहीं चल रहा है। ईपीएस की बात करेंगे तो आईपीओ के पहले 18.66 का ईपीएस था, पोस्ट आईपीओ 15.42 का हो जाएगा। पीई की बात करेंगे तो पहले 23 का था, और अभी आईपीओ के बाद 28 का पीई हो जाएगा। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो लगभग 5,800 करोड़ की कंपनी है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इसको स्मॉल कैप सेक्टर में इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं कि कंपनी पैसे क्यों उठा रही है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो ये जनरल कॉर्पोरेट का पर्पस है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अभी इधर लोग ने लिखा है कि कंपनी को पैसे चाहिए इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। तो अभी इसके अंदर दोनों चीज़ें अच्छी है। वर्किंग कैपिटल यानी कि मतलब जो लोग रोज़मर्रा के जो भी खर्चे रहते हैं वो सब संभालने के लिए, और दूसरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ये लोग को शायद कुछ रहेगा, कुछ मशीनरी लेना होगा, किधर कुछ एसेट खरीदने रहेगा, कोई लैंड में भी लेना होगा फैक्ट्री डालने के लिए। तो वो एक अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ के बारे में सोच रही है, वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फिलहाल मुझे इसके अंदर एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा है अभी तक पे, जो कि है ऑफर फॉर सेल वाला जो पंगा है कि 49:51 वाला रेशो है। बट अगेन वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली अलग हो सकता है। बाकी सब कुछ भी मतलब अच्छा ही लग रहा है, सब कुछ बुरा नहीं लग रहा है। डेफिनेटली रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहीं ना कहीं अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2024 से और 2025 में
2024 में ये लोग के 4130 करोड़ का रेवेन्यू था, और 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग 4500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे। ठीक है। तो इधर ज़्यादा जंप नहीं आ रहा है, डिफरेंस में 8-9% का जंप आ रहा है। और प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 2024 में 233 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पर 250 करोड़ का प्रॉफिट रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये इधर भी कुछ इतना ज़्यादा बड़ा जंप नहीं आया है, 3-4% का जंप आएगा। तो वो चीज़ का सिर्फ थोड़ा सा एक यहाँ पर होना चाहिए, एक अच्छा मतलब अगर उधर एक अच्छा नंबर दिखता तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती। आ, ये जो प्राय डेट है, जो आईपीओ की डेट है, इसके बीच में लगभग 5 से 6 आईपीओज आ रहे हैं, 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जो दूसरे आईपीओज जो आ रहे हैं, एक ऑलरेडी मैंने ममता मशीनरी का वीडियो डाल दिया है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। तो उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हो, और बाकी जो और जो 3-4 वीडियोज़ है चैनल पे, सबके वीडियोज़ आएंगे चैनल पर। तो वो सब के वीडियोस भी देखने के बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन से आईपीओ में पैसे लगाने हैं, नहीं लगाने हैं। अगर आप सारे आईपीओ में लगाने वाले हो, नहीं लगाने वाले, या कौन से आईपीओ में पैसा लगाने वाले हो, सब कुछ कमेंट करके बताना। डेफिनेटली मैं भी वेट करूँगा थोड़ा सा, सब आईपीओ को रीड करूँगा, समझूंगा, उसके बाद ही मैं डिसीजन बनाने की कोशिश करूँगा कि मेरे को कौन से आईपीओ में पैसे लगाने हैं। एक बात तो क्लियर है कि मैं सारे के सारे पाँचों की पाँचों, छः की छः आईपीओ में तो पैसे नहीं लगाऊंगा। मैं गिन के 2 या 3 मैक्सिमम आईपीओ में पैसे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर भी चाहिए। मुझे सिर्फ ये अलॉटमेंट के लिए नहीं चाहिए कि भाई मुझे कैसे भी अलॉटमेंट मिल जाए, बट कंपनी भी उतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फिलहाल इस कंपनी में इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था, एक ऑफर फॉर सेल, एक कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा खटक रहा है वो चीज़। और कहीं ना कहीं रेवेन्यू और जो पैट मार्जिन है, जो पैट है, उसके अंदर इतना ड्रास्टिक ग्रोथ नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली दूसरे आईपीओ देखने के बाद। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा देना, और कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि आप ये आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।